नमस्ते बच्चों, एसएसएलसी बोर्ड द्वारा 2020 और 21 के लिए दिए गए प्रश्न पत्र नमूना 1 से आज मैं बहुविकल्पीय प्रश्न, अनुरूपता प्रश्न और एक वाक्य के प्रश्नों की चर्चा करूंगा, तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो बच्चों चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। तो बच्चों इसके लिए ये प्रश्न 8 होते हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कुल 8 अंकों के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, और ये चारों जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ये जो चारों जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न दिया जाता है, उसके 4 उत्तर दिए जाते हैं और उसमें से हमें सही उत्तर चुनकर लिखना होता है। तो ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, आगे शब्द का विलोम रूप है। आगे शब्द का विलोम रूप है, तो हमें आगे शब्द का विलोम शब्द को इनमें से ढूंढना है। तो ए पास, बी दूर, सी सामने, डी पीछे, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए। इसमें से देखिए, पास तो नहीं होगा, आगे का विलोम शब्द पास तो नहीं होगा, दूर ये भी नहीं होगा, सामने ये भी नहीं होगा, और जो पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो यहाँ डी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इस यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द को हमें ढूंढना है। तो ए में दिया गया है नारी, बी बालक, सी श्रीमती, डी रानी। देखिए, नारी तो स्त्रीलिंग शब्द है, बालक पुल्लिंग शब्द है, श्रीमती ये भी स्त्रीलिंग है, और रानी ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो हम इन चारों में से कौन सा पुल्लिंग है? बालक शब्द पुल्लिंग है, तो इसका उत्तर बी बालक हो गया। तो आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। नौका शब्द का अन्य वचन रूप है। नौका शब्द का अन्य वचन रूप है, तो यहाँ पर नौका शब्द का हमें अन्य वचन, तो शब्द को ढूंढना है इनमें से। तो पहले हम नौका शब्द को पहचानना है कि ये एक वचन है या बहुवचन। तो नौका क्या है? यह एक वचन में है। तो देखते हैं ऑप्शन, ए नौकाएं, बी नौका, सी नाविक, डी नाव। तो ये नौका शब्द जो है एक वचन होते हुए यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने में या वचन को परिवर्तित करने का एक नियम है। तो नियम क्या है? देखिए, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। तो वो नियम क्या है? आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों के अंत में ए जोड़ने से क्या हो जाते हैं? वो बहुवचन हो जाते हैं। तो ये नियम कहलाता है। ठीक है, नौका यह स्त्रीलिंग है, आ से अंत हो रहा है और एक वचन है, तो वो नियम यहाँ पर बैठता है। तो हम इसके आगे ए लगाने से ये नौकाएं बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ए नौकाएं, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो नौकाएं बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगले भी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी देखेंगे। बी नौका, यहाँ पर वही ऑप्शन दिया गया है जो प्रश्न में पूछा गया है। सी नाविक, जो नौका चलाने वाले को हम नाविक कहते हैं। डी नाव, नाव यानी वही जो नौका का समानार्थक रूप पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया ए नौकाएं। तो बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया रूप है। यानी जो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से हमें प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया को ढूंढना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन जिताना, बी ऑप्शन जिताना, सी ऑप्शन जीत, डी ऑप्शन जितवाना। तो इनमें से हमें प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया रूप को चुनना है। तो आप हमको प्रेरणात्मक क्रिया रूप को बदलने में या क्रिया रूप में परिवर्तित करने में, क्रिया को प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के रूप में बदलने के कुछ नियम हमें पता है। जैसे जिस क्रिया रूप में क्रियापद में आना आ जाए तो वो प्रथम बन जाएगा और वाना आ जाए तो द्वितीय बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जितवाना में वाना है तो ये द्वितीय बन जाएगा, और जीत जो है ये मूल क्रियापद है, तो इसलिए ये प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, ये दोनों नहीं हो सकते। और यहाँ पर जिताना, जिसमें आरंभ में क्या है? दीर्घ, और दूसरे में जिताना में आरंभ में ऋस्व ई का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर और एक नियम होता है, जहाँ पर दीर्घ होता है, यानी क्रिया शब्द में या क्रियापद में उसका आरंभ दीर्घ से हो तो वह प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में ऋस्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जीत जो है
दीर्घ है तो दीर्घ का ह्रस्व बन जाता है, यानी ऑप्शन ए जिताना यहाँ पर सही उत्तर है, या चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ए जिताना। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न है जेब डैश पैसा गिरा, खाली जगह में सही कारक होगा, यानी यहाँ पर जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक सही कारक है, उसको चुनकर हमें यहाँ पर लिखकर इस वाक्य को पूर्ण करना है। ए ऑप्शन की, बी पर, सी को, डी से। तो यहाँ पर देखिए जब प्रश्न देखते हैं तो जेब डैश पैसा गिरा, तो यहाँ पर बताया गया है पैसा गिरा, यानी अलग होने का और दूर होने का भाव व्यक्त होता है, यानी होता है। तो अपादान कारक में क्या होता है, जो दूर होने का और अलग होने का भाव व्यक्त होता है, तो उसका चिन्ह है, अपादान कारक का चिन्ह है से। तो यहाँ पर डी से दिया गया है, अगर उसमें अगर खाली जगह हम भरते हैं जेब से पैसा गिरा, तो यह वाक्य पूर्णतः से शुद्ध वाक्य या सार्थक वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर है डी से। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आपका नाम क्या है? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, तो इस वाक्य में हमें विराम चिन्ह को पहचानना है, इस विराम चिन्ह को पहचानना है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए अल्प विराम, बी प्रश्नवाचक, सी पूर्ण विराम, डी अर्धविराम। बहुत ही आसान सवाल है ना, तो हमें इस चिन्ह को देखते ही, विराम चिन्ह को देखते ही हम कह सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सही उत्तर हो गया बी प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो अल्प विराम कैसे आता है? अल्प विराम इस प्रकार आता है, तो प्रश्नवाचक इस प्रकार, तो पूर्ण विराम इस प्रकार और अर्धविराम इस प्रकार होता है। तो इसमें सही उत्तर हो गया बी प्रश्नवाचक। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है देश प्रेम शब्द इस समास का उदाहरण है, देश प्रेम इस शब्द का उदाहरण है। तो देखेंगे, तो ऑप्शंस हैं, ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी अवयवी भाव समास। तो देखेंगे पहला ऑप्शन द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दो पद होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं या पूरक होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पद विपरीत भी नहीं है, पूरक भी नहीं है। द्विगु, बी द्विगु समास में, द्विगु समास में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाची होता है और यहाँ पर संख्यावाची, देश प्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द नहीं है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है और समास को विग्रह करने पर या समास को विच्छेद करने पर क्या हो जाता है, वहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है या उपयोग होता है। तो देश प्रेम में देखते हैं, देश प्रेम को विग्रह करके देखते हैं, यहाँ पर अर्थ निकलता है देश के लिए प्रेम। किसके लिए प्रेम? देश के लिए प्रेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं के लिए संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यह तत्पुरुष समास हो गया। और डी अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या होता है, जो शब्द का जो प्रथम शब्द होता है या पहला शब्द होता है वो क्या होता है, अवयव या उपसर्ग होता है। तो यह अवयवी भाव समास भी नहीं है। तो सही उत्तर हो गया सी तत्पुरुष समास। तो अगला प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न यानी 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से आयादी संधि है। तो हमें इन ऑप्शनों में आयादी संधि को पहचानना है। ए पावन, बी स्वागत, सी परमौज, डी निरस। तो इसमें से हमें आयादी संधि को पहचानना है। तो आयादी संधि को पहचानने का मैं एक ट्रिक्स बता देता हूं आपको, नियम नहीं बता रहा, ट्रिक्स बता रहा हूं। तो आयादी संधि में 3 अक्षरों का शब्द होता है। कितने अक्षरों का शब्द होता है? 3 अक्षरों का शब्द होता है। और बीच का जो शब्द होता है वह य अथवा वह होता है। तो बीच का अक्षर क्या होता है? य अथवा वह होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 अक्षरों का कौन सा शब्द है? पावन है और निरस है। और अगर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, बीच का शब्द क्या होता है? य और वह। यहाँ निरस में य और वह नहीं है और ये ऑप्शन यानी पावन में य वह का उपयोग हुआ है। तो यह पावन जो हो गया आयादी संधि का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर इसका उत्तर है ए पावन। तो ये हो गए 8 व्याकरण अंश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों हम अब अगले मुख्य प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। तो ये अनुरूप प्रश्न है, अनुरूपता प्रश्न है जो 4 पूछे जाते हैं, जो कुल 4 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक होता है, कुल 4 अंक इनके लिए दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है यानी 9वां प्रश्न, जोग जलप्रपात कावेरी हमें
पहचानना है। तो यहाँ पहला शब्द का संबंध क्या है, देखिए जोग जो है जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है। उसी तरह कावेरी क्या है, एक नदी है, तो उत्तर हो गया नदी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम डैश। गांधी जी राष्ट्रपिता है, तो गांधी जी क्या है, राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता यानी राष्ट्रपिता जो है एक आधिकारिक पद नहीं है, आधिकारिक होदा या पद नहीं है, लोग उनको प्रेम से गौरव से राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते थे। उसी तरह अब्दुल कलाम क्या है, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हम उनको मिसाइल मैन भी कहते हैं, है ना, तो उनको हम प्यार से मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर तो मिसाइल मैन होगा, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में इस शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर मिसाइल मैन नहीं लिखेंगे। तो उनको क्या कहेंगे हम यहाँ पर, जनवादी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उतना ही कहेंगे तो वह एक आधिकारिक पद बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले दो शब्दों के अनुरूप वह उत्तर सही नहीं हो पाएगा। तो हमें अगर हम देखेंगे तो जनवादी राष्ट्रपति के रूप में वे लोगों के मन में बसे हुए हैं, तो इस वाक्य का उल्लेख हमारे पाठ्य पुस्तक में किया गया है। तो जनवादी राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, तो 11वां प्रश्न, पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला। तो पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला, प्रश्न पत्र में बिचेंद्र पॉल दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। तो हम यहाँ पर पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला के रूप में किसे देखते हैं, जुंके ताबी को देखते हैं। तो यहाँ पर बिचेंद्र पाल के बदले हम जुंके ताबी को देखेंगे। और अगला जो प्रश्न है, पहला हिमालय पर्वतारोही पुरुष। तो यहाँ पर हिमालय दिया गया है, तो इसके लिए आप कंफ्यूजन मत होना। तो माउंट एवरेस्ट हो या K2 हो या कांचन, जो भी हो, जो है सारे पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणियों में ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहला हिमालय पर्वतारोही पुरुष जो है कौन है, तेनसिंग नोरगे। कौन है, तेनसिंग नोरगे। तो हमारा उत्तर होगा तेनसिंग नोरगे। तो यहाँ पर और अगला प्रश्न देखते हैं, जो 12वां प्रश्न है, अभिमान पाप का मूल है। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, अभिमान जो है तुलसी के दोहे में बताया गया है, अभिमान पाप का मूल है, और दया किसका मूल है, दया धर्म का मूल है। दया क्या है, धर्म का मूल है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया धर्म का मूल। तो बच्चों, अब अगले प्रमुख प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखना है। जो नीचे दिए गए प्रश्नों को हमें पूर्ण एक एक वाक्य में लिखना है। यहाँ पर सीधे वो कह रहे हैं कि पूर्ण वाक्य में, तो आपको सिर्फ उत्तर उतना ही लिखना है, उसको वाक्य में लिखना है। तो ये कुल 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक है, कुल 4 अंक। ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई। उत्तर है गिलहरी की समाधि सोनजोही लता के नीचे बनाई गई। आसान है ना एकदम। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं, लेखक प्रेमचंद चौक में क्यों गए थे। लेखक प्रेमचंद चौक में क्यों गए थे। उत्तर है लेखक प्रेमचंद चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गए थे। उत्तर है लेखक प्रेमचंद चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गए थे। तो अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, बालकृष्ण का रंग कैसा था। बालकृष्ण का रंग कैसा था। तो उत्तर है बालकृष्ण का रंग काला था। ब्रैकेट में हम श्याम रंग लिखेंगे। तो बालकृष्ण का रंग कैसा था, काला था। बालकृष्ण का रंग काला था, ब्रैकेट में श्याम रंग लिखना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न, कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करता है। कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करता है। उत्तर है कवि भारत माता से जग का रूप बदलने की प्रार्थना करता है। कवि भारत माता से जग का रूप बदलने की प्रार्थना करता है। तो बच्चों, ये हो गए अभी एक वाक्य में उत्तर लिखने के प्रश्न। तो उसके पहले हमने अनुरूपता और बहुविकल्पीय प्रश्न देखा। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहीं पर पास पे लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।